ये कहानी है एंड्रे ड्यूफ्रेशन की, जो एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर है। जज ने उसे अपनी पत्नी और पत्नी की प्रेमी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और सजा के बाद उसे ऐसी जेल में भेज दिया गया है जहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं सका। इस जेल का नाम है शोशांक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिताई। जब वह जेल में आए तो बाहर की जिंदगी अलग थी और अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। साथ ही यहाँ नियम कायदे भी बहुत सख्त है और अगर कोई गलती करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे पीट पीट कर आधा मरा कर दिया जाता है। एंडी काफी देर तक किसी से बात नहीं करता। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक कैदी से जिसका नाम होता है रेड। इस जेल में रेड बाहर से किसी भी तरह की चीज बना सकता है। इस जेल में उन्हें 20 साल हो गए हैं। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ा और एक अभिनेत्री का बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है कि जब वो हथौड़ा आएगा तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। रेड यहाँ से एंडी को चेतावनी देता है। वह उसे 3 कैदी बताता है और कहता है उन तीनों की तुम पर गंदी नजर है। एंडी के कहने पर रेड ने उसके लिए एक हथौड़ा मंगवाया और जब वह हथौड़े को देखता है तो मन ही मन सोचता है इस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लगेंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक है और इसलिए उससे यह हथौड़ा मिला। यह हथौड़ा एंडी को दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद उसके पास 3 लोग आते हैं जिसकी गंदी नजर एंडी पर है। वे मौका देखकर उसे पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। एंडी ने कभी इसकी शिकायत किसी से भी नहीं की। उनके शरीर पर हमेशा चोट के निशान और चेहरे पर एक अजीब सा खामोशी रहती है। कुछ कैदियों को इन दिन छत की मरम्मत के लिए चुना जाता है। इसमें रेड और एंडी भी है। यहाँ पर मुखिया वह है जिसका नाम हेडली है। वह थोड़ा परेशान है और अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम पर $30,000 बनाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाएगा। एंडी और उसके दोस्त भी सुन रहे थे। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास है? यह सुनकर हेडली गुस्सा हो जाता है और उसे पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे फेंके, एंडी उसे बताता है कि सरकार का एक नियम है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में अपनी पत्नी को $60,000 तक का उपहार दे सकता है और इस पैसों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। इस काम के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी। मैं आपका यह काम मुफ्त में करूंगा। बदले में आप मेरे सभी साथियों को 3 बियर दीजिएगा और अगले दिन हम एंडी के सभी दोस्तों को छत पर बियर का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। यानी एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। अब कुछ दिनों के बाद जेल में सभी कैदियों को यह फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वह बाहर जाता है तो उसे 3 लोग पकड़ लेते हैं और बार बार उसका शारीरिक शोषण करते हैं। वह उसे उस कमरे में ले जाता है जहां फिल्म चल रही थी। वह एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता है, लेकिन एंडी ने उसके सिर पर हमला कर दिया, जिसके कारण उन्होंने एंडी को बहुत बुरी तरह से पीटा। एंडी इतना जख्मी हो गया कि उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और जिसने एंडी को मारा था उसे भी 1 सप्ताह के लिए काल कठोरी में डाल दिया जाता है। जब वह 1 सप्ताह बाद अपने सेल में वापस जाता है तो वहाँ वही अधिकारी होता है जिससे एंडी ने टैक्स में $30,000 बचाए थे। अधिकारी उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद इस जेल का वार्डन सेल में आता है और उसकी सेल की तलाशी लेता है। असल में तलाश तो एक बहाना है। उसके अधिकारी ने उसे बताया है कि एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स कैसे बचाया, इसलिए वह एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल है जिसे वह ले लेता है और बाइबल पर बहुत भरोसा है। एंडी के सेल में कई एक्टर्स की तस्वीरें हैं, साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी है। वार्डन का कहना है कि हालांकि मैं इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन कभी कभी इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वार्डन को वो हथौड़ा नहीं मिलता जो एंडी ने रेड से ऑर्डर किया था।
वार्डन चला जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह वापस आ जाता है और उसके हाथ में एंडी की बाइबल है। वह उसके पास लौटता है और कहता है कि इसमें ही मोक्ष है। वार्डन एंडी से प्रभावित है, इसलिए वह उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है और एंडी को उसका अधीन काम करना पड़ता है। साथ ही एंडी यहाँ दूसरे ऑफिस का ITR भी भरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं, एंडी के पास करने के लिए और भी बहुत कुछ होता है और एक सहायक की जरूरत है और वह अपने सहायक को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाता है जिसका नाम रेड है। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता है और एक दिन लाइब्रेरियन जिसके अधीन एंडी काम करता है एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, लेकिन वह इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। आज उन्हें इस जेल में 50 साल पूरे हो गए हैं। यह जेल की दुनिया है, उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी को मार डाला तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। लेकिन एंडी और रेड के समझने पर बूढ़े लाइब्रेरियन ने उस आदमी को रिहा कर दिया जिसने उसकी गर्दन पर चाकू मारा था। जेल से रिहा होने के बाद लाइब्रेरियन ब्रूक्स को वाकई अजीब लग रहा था। 50 साल में बाहरी दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। जहाँ पहले सड़क पर कार होती थी, अब सड़क पर गाड़ियों की भीड़ होती है और इस तेज रफ्तार जिंदगी में, इस भीड़ भरी धारा में वह बच नहीं पाता और अपनी जान दे देता है। यह जेल में दिखाया गया है जहाँ वार्डन एक नया कार्यक्रम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम इन आउट है। इस प्रोग्राम में जेल के कैदियों को बाहर निकाला जाएगा और काम कराया जाएगा ताकि वे जान सके कि मेहनत से पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को कई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं क्योंकि जेल की लेबर सस्ती होती है। वार्डन बहुत पैसा कमाता है, लेकिन यह पैसा ब्लैक का होता है। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। वो अपने पार्टनर एक ऐसे शख्स को बनाते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, यानी रेंडल स्टीफन्स के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाते हैं और सारा पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं ताकि अगर पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस एक ऐसे शख्स की तलाश करेगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। वह बहुत छोटा है, वह कई जेलों में गया है, लेकिन जब उसे पता चला कि एंडी ने अब तक कई लोगों की मदद की है, वह उसके पास जाता है और वह उससे कहता है कि वह उसका हाई स्कूल पूरा करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या एंडी बहुत बुद्धिमान है, वह इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी की प्रेमी की हत्या कर दी है। वह एक बड़ा बैंकर था। यह सुनकर टॉमी एकदम शांत हो गया और अगले ही पल टॉमी एंडी और रेड के सामने था। टॉमी उन दोनों को बताता है कि एक बार वह एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। कैदी ने बताया कि वह रात एक घर में चोरी करने गया था। उस घर का मालिक जाग गया और उसने मालिक और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उन्हें पता चला कि वे दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका थे। वो महिला एक बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसके पत्नी के अलावा उसके पत्नी के प्रेमी की भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पता चलता है कि एंडी निर्दोष था। यह सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है क्योंकि एंडी ही वो शख्स है जो काले धन को सफेद बनाता है। वह उसके सारे राज जानता है और वह उसे परोक्ष रूप में धमकी देता है कि तुम्हारे काले धन के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इससे वार्डन नाराज हो जाता है और उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसका गवाह एंडी को रिहा कर सकता है, वार्डन उसे गोली मार देता है। फिर वह एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। वार्डन का कहना है कि इसे 1 महीने और काल कोठरी में रखो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया है। अब पूरे 2 महीने काल कोठरी में बिताने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है
कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कहता है शायद मैं तब बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। तब एंडी कहता है मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और जिहुआतानेजो चला जाऊंगा। यह समुद्र के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है मैक्सिको में। कहा जाता है कि वहाँ इंसान खुद को खो देता है। मैं वहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र के किनारे नाव की मरम्मत करूंगा और गहरे समुद्र में दोस्तों के साथ मछली मारने के लिए निकलूंगा। यह सुनकर रेड परेशान हो जाता है। उनका कहना है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज है, यह इंसान को पागल बना देती है। तुम्हें सत्य की दुनिया में लौटना होगा, मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहते हैं कि आप सच कहते हैं, अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले एंडी वेट करने के लिए कहता है, वादा करो कि तुम मेरे लिए एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। एंडी कहता है कि बैक्सटन में बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है, उस दीवार पर एक काला पत्थर है, उस पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। वादा करो कि जब तुम यहाँ से निकलोगे तो उस पेड़ के पास जरूर आओगे। रेड पूछता है कि पत्थर के पीछे क्या है? एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। इतना कहकर एंडी यहाँ से सीधा वार्डन का काम करने चला जाता है। वार्डन का काम खत्म करने के बाद वह अपने सभी दस्तावेज एक विशेष तिजोरी में रखता है। दस्तावेज रखने के बाद वार्डन एंडी को उसके कपड़े देता है। वो कहता है मेरे कपड़े इस्त्री होना चाहिए और मेरे जूते दर्पण की तरह चमकना चाहिए। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है और वहाँ रेड आज बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सभी सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी सेल से बाहर नहीं आता है और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचते हैं तो वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वही वार्डन को दिखाया जाता है जो पहनने के लिए अपने जूते निकालता है, लेकिन उस डिब्बे में एंडी के जूते होते हैं, उसके नहीं। और तभी सायरन बजता है और यह एक कैदी के भागने का सायरन है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है, यहाँ रेड को भी कहा जाता है। वार्डन एंडी से पूछता है कि एंडी कहाँ है? वह कहता है मुझे क्या पता। इससे वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कैसा भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया यह पत्थर और यह अनंत चित्र दीवार पर। वह अपने हाथ में लिए पत्थर उनकी ओर फेंकने लगता है और वो दीवार पर लगी पोस्टर पर पत्थर भी मारता है, लेकिन पत्थर टकराने के बाद नीचे नहीं गिरता, पोस्टर को पार कर जाता है। और जब वार्डन उसमें हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि वह दीवार बहुत मजबूत था। बिना मशीन के इस दीवार पर सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन एंडी असंभव को संभव बनाकर यहाँ से भाग गया। इसके बाद सारे गार्ड उस तरफ चले जाते हैं जहाँ से एंडी निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े, साबुन, एक कंघी और वह हथौड़ा मिला जो एंडी को आज से 20 साल पहले रेड से मिला था। यह वही हथौड़ा है जिसे एंडी पिछले 20 सालों से जेल में अपनी कोठरी के दीवार में सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो मिट्टी निकलती थी उसे वह अपनी जेब में रखता था और दीवार से जो मिट्टी निकलती थी उसे वह अपनी जेब में रखता था और जमीन में बिखेर देता था। जब एंडी ने आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वो वार्डन की काली कमाई के सारे दस्तावेज अपने पास रखता था और उसके पास जो बाइबल होती है उसे वह अपनी कोठरी में वार्डन की तिजोरी में रख देता था। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता था। इसके अलावा वार्डन ने उसे अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए। उसे एंडी अपने कपड़ों के साथ साथ अपने जूतों के अंदर भी पहनता था और एंडी उन्हें पहनकर वहां से चला जाता है। रात में जैसे ही जेल की सभी लाइटें बंद हो जाती है वह सुरंग से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह गटर पाइप को तोड़ता है और उस गटर पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से बाहर निकल आता है जहां से आज तक कोई भी कैदी नहीं भागा है। हालांकि एंडी जिस गटर पाइप में रेंग कर बाहर निकलता है ये 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां वार्डन का काला धन रखा जाता है। ये पैसा एक ऐसे शख्स के नाम पर है जो इस दुनिया में ही नहीं है। दरअसल एंडी जेल से उस आदमी का सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उस आदमी के नाम पर सभी दस्तावेज थे, इसलिए एंडी बैंक जाता है और सारे पैसे निकाल लेता है। ये पैसा $2.95 मिलियन होता है, यानी कि एंडी ना ही सिर्फ आजाद है बल्कि वो बहुत अमीर भी है।
एंडी के पास वार्डन के सारे काले अक्षरों के दस्तावेज है जिन्हें वह प्रेस को भेजता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छपी और जब वार्डन ने तिजोरी खोली तो उसमें उसके दस्तावेज नहीं बल्कि बाइबल थी। बाइबल के पन्ने पर एंडी कहते हैं, आप सही थे, मोक्ष इसी में है। और जब वार्डन दूसरे पन्ने की ओर मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ हथौड़ा का निशान है। दरअसल एंडी ने पन्ने को हथौड़े के आकार में काटा था और उसके अंदर हथौड़ा रखता था जिसमें उसने अपना हथौड़ा छुपाया था। और आज से 20 साल पहले जब वार्डन पहली बार एंडी की कोठरी में गया था और उसने एंडी के हाथ में बाइबल लेकर उसे लौटा दी, उस समय भी उसके हाथ में वही बाइबल थी। अब वार्डन की सारी सच्चाई सामने आ गई है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, वार्डन ने खुद को गोली मार ली। कुछ देर बाद एंडी के दोस्त रेड की सजा भी माफ कर दी जाती है, उसे नौकरी मिल जाती है। लेकिन बाहर से रेड का कोई दिल नहीं लगता क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ लाइब्रेरियन ब्रुक्स रहता है और रेड भी खुद को मारना चाहता है, लेकिन फिर उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है और वह बड़े घास के मैदान में जाता है जहाँ एक बड़ा पेड़ है, साथ ही पत्थरों की एक दीवार भी है और उस दीवार पर एक काला पत्थर भी लगा हुआ है। और जब वह उस पत्थर को उठाता है तो उसके नीचे एक बक्सा होता है। उस बक्से के अंदर कुछ पैसे और एक पत्र है। यह पत्र एंडी का है। उस पत्र में लिखा है, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताया था? फिर रेड जिहुआ तानुजो कहता है, वह कहता है तुम उस जगह आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके आगे एंडी ने लिखा, उम्मीद अच्छी चीज है लेकिन सभी चीजों में सबसे अच्छी और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पहुंच जाता है और जब वह जाता है समुद्र के किनारे, वह देखता है कि एंडी नाव में बैठा है और अपनी नाव ठीक कर रहा है। ये जगह, ये सब एंडी का सपना है जो उसने जेल में रेड के साथ देखा था। और रेड ने कहा, आशा अच्छी नहीं है, आशा इंसान को पागल बना देती है, लेकिन शायद इस दुनिया में उम्मीद ही सबसे अच्छी चीज है, जिसकी बदौलत एंडी ने 20 साल में ना ही सिर्फ एक सुरंग बनाई बल्कि अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पा लिया जो वो चाहता था।